हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। जानते ना ये बंसल क्लासेस उड़ीसा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम ये लेक्चर देख रहे हो। जैसे कि मैंने बताया था लिक्विड सॉल्यूशन हमारे स्टार्ट हो चुका था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। इसमें हम लोग नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ध्यान देना शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, ध्यान देना सीपी। कहीं कहीं नहीं मिल सकता पर मैं सीपी लिख सकता हूँ, ध्यान देना सीपी लिखता हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैं थोड़ा सा पहले भी बात किया था कि मैं और थोड़ा सा और अभी बात कर लेता हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली ध्यान देना चार प्रॉपर्टीज होता है। एक तो हमारा क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तीसरा ध्यान देना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और चौथा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि हमें पढ़ना है। ये चार ही हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है। और ध्यान देना, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या चाहे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोर्ड पॉइंट में तो ध्यान देना चार में से चार जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी एक पे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनफैक्ट हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ भी लिया है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। पर वहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था ध्यान देना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, कि एग्जांपल्स देता हूँ फिर बताऊंगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। जैसे मान लो इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, कंटेनर लिया। एक कंटेनर में 1 केजी वाटर लिया, एक कंटेनर में क्या किया 1 केजी वाटर लिया। फिर दूसरा कंटेनर लिया, वहाँ भी क्या किया 1 केजी वाटर लिया। दोनों कंटेनर में ध्यान देना मैंने 1 केजी वाटर लिया है। मैंने क्या किया ध्यान देना, 30 ग्राम यूरिया एक में मिक्स किया और एक 90 ग्राम ग्लूकोज मिक्स किया। एक कंटेनर में 30 ग्राम यूरिया मिक्स किया है और एक कंटेनर में ध्यान देना ग्लूकोज मिक्स किया 90 ग्राम। नोट्स में ध्यान देना 30 ग्राम लिखा था, उसको चेंज कर लेना। और टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। टेम्परेचर ध्यान देना चेंज नहीं करो, टेम्परेचर क्या सेम है। मुझे पता चला है कि जो कंटेनर फर्स्ट है उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना है, एक्स है। और कंटेनर जो सेकेंड है उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, वाई है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई में अंदर क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। मतलब एक्स लेस देन वाई होगा या एक्स इक्वल टू वाई होगा या एक्स ग्रेटर देन वाई होगा या कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। मतलब तुमसे पूछ रहा है कि एक कंटेनर में ध्यान देना, दो कंटेनर तुमने लिया, दोनों में वाटर 1 केजी लिया होगा। एक कंटेनर में 30 ग्राम यूरिया लिया है और एक कंटेनर में तुमने क्या किया 90 ग्राम यूरिया लिया है। और पूछा जा रहा है किसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसका होता है, एक्स बी के इक्वल हो जाता है। एक्स बी के इक्वल मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, मोल्स ऑफ ध्यान देना सॉलिड डिवाइड बाय क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉलिड। एंड मोल्स ऑफ यूरिया की बात किया तो हाफ है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों में क्या होगा 1000/80। मतलब वहाँ एक नोट्स में नहीं लिखा था। मोल्स ऑफ बी बात करेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी कितना होगा, हाफ होगा। कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ पे मोल्स कितना यूरिया के 1/2 है और यहाँ पे ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं 1/2 है। मतलब मैं यहाँ बात करूँ एक्स बी की, यहाँ बात करो एक्स बी का और यहाँ बात करो एक्स बी का, दोनों जगह एक्स बी क्या है सेम है। दोनों जगह अगर मेरा ध्यान दे रहा ये एक्स बी सेम है तो रिलेटिव लोअरिंग वेव प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए क्या होगा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। मतलब यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ध्यान देना डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान देना नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली जिस पे डिपेंड करेगा केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे यूरिया की बात करें, यूरिया के भी हाफ मोल्स है, ग्लूकोज के भी क्या है हाफ मोल्स है। अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूँ तो हाफ इंटू एन हो जाएगा और ग्लूकोज की पार्टिकल्स की बात करूंगा तो हाफ इंटू एन होगा। मतलब कहने के बाद रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, ध्यान देना जब हम लोग एक सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी एस बाई क्या होगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स पी। जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, मतलब सिंपल वेपर प्रेशर में जो भी लोअर होगा वो किसके कारण होगा, ध्यान देना एक्स बी के कारण होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के कारण होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड जितना ही ज्यादा होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो मोल से समझ में आ ही रहा, पर ध्यान देना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, मोल्स पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। मैं बार बार ध्यान देना, अब तुम बोलोगे सर कि मोल्स, अगर मोल सेम होंगे तो पार्टिकल भी क्या होंगे सेम होंगे, नहीं। ध्यान देना आगे मैं बताऊंगा कि मोल सेम होंगे तो पार्टिकल सेम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहा
और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ध्यान देना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी ध्यान देना नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब एक में तुमने यूरिया डाला और दूसरे में तुमने क्या डाला, ग्लूकोज डाला, पर तुमने यूरिया की मोल्स बात करें तो हाफ इंटू एन डाला, और ग्लूकोज के मोल्स की बात करें तो क्या होगा, हाफ इंटू एन डाला। इसलिए ध्यान देना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ध्यान देना सेम हो गया। तो वही लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये हमेशा ध्यान रखना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, कभी भी नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान रखना। जैसे यूरिया, यूरिया तो ये हो गया, ग्लूकोज ये हो गया, फॉर्मूला तो सभी को समझ में आता है। तो x इज इक्वल टू वाई होगा, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इवेपोरेशन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का सेम होगा। मैंने ध्यान रहा उसी एग्जाम्पल में एक और कंटेनर ले लिया, उसी एग्जाम्पल में आपने क्या किया, एक और कंटेनर ले लिया, कंटेनर में फिर मैंने क्या किया, 1 kg वाटर ही डाला, और उसमें क्या डाला, ध्यान रहा 29.25 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कर बोल दिया, जेड है। अब सेम टेम्परेचर पे बोल रहा है, तो अब पूछ रहा है कि एक्स वाई और जेड में रिलेशन बताओ, तो क्या करोगे, मोल्स निकाल दोगे, मोल्स क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, मोल्स हाफ आ जाएगा, तुरंत बोलोगे सर इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मतलब तुरंत क्या लिख दोगे, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, जो कि क्या हो जाएगा, ध्यान देना गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, ध्यान देना कि मोल्स पे, सॉलिड के मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सॉलिड के पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। और तुम्हें पता है NaCl क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl क्या पता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl तुरंत किस में टूट जाएगा, जितने भी सॉल्ट होते हैं, इनफैक्ट ध्यान देना जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनफैक्ट जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी हम बात नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, पर जितने भी सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, जितने भी सॉल्ट है सभी के सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, मतलब इनका क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। NaCl तुमने बोला हाफ मोल है, और तुम्हें पता है जैसी अगर वो जाएगा सॉल्यूशन में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस। तो अगर NaCl हाफ है तो Na प्लस भी कितना होगा, हाफ होगा, और Cl माइनस भी कितना होगा, हाफ होगा। मतलब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे आप, 1 हो जाएंगे। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1। अगर मोल्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स भी क्या होगा, अब ज्यादा होगा। पहले तो क्या थे, हाफ थे, हाफ थे, तो हाफ इंटू एन, हाफ इंटू एन, पर यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू एन। मतलब पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है, पार्टिकल्स ज्यादा है, मतलब इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जेड ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रहा, बार बार बोल रहा हूँ, किस पे डिपेंड करता है, ध्यान देना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। हमेशा मोल सेम आया तो ये मत समझना कि पार्टिकल्स भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। अब हम जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं ध्यान देना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ध्यान देना, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल से वही क्या है, ध्यान देना इंटू एन कर दो तो पार्टिकल्स मिल जाएगा। पर जब डिसोसिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, मोल्स इंक्रीज कर जाएगा। जब एसोसिएशन हो जाएगा तो मोल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हो तो ध्यान देना, जो तुमने सॉलिड डाला, सॉलिड ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएट भी कर सकता है, एसोसिएट भी कर सकता है। जब डिसोसिएट करेगा तो ऑब्वियस सी बात तो बढ़ने वाला है। जैसे यहाँ पे NaCl किस में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, मतलब एक से कितना बन गया, 2, मतलब बढ़ रहा है। जब एसोसिएट होगा तो ध्यान देना हमेशा क्या होता है, वो डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, जब भी एसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, घट जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में HCl की बात करते हैं, तो HCl क्या है, HCl है, फिर से मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ध्यान देना, HCl क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो HCl एक से कितना बना, एक एक, मतलब पहले मेरे पास एक था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में। और डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया, मतलब जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये समझ में आ रहा है। तो ये हो गया HCl का। ध्यान देना जैसे HCl की बात करें तो एक मॉलिक्यूल HCl के लिए ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल से Cl माइनस के लिए एक मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा, ये जीरो जीरो, ये जीरो जगह एक से एक, तो एक से कितना मिला, 2 मिला। एक से कितना मिला, ध्यान देना 2 मिला। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सिंपल है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर देंगे और फिर चेक कर लेंगे कितना मोल्स होगा। अगर मैं बात करूँ तो CH3COOH का, CH3COOH का, ध्यान देना, या इसको यहाँ पे ना लिख के हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। CH3 ध्यान देना COOH, कुछ लोगों को पता होगा ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट तो है पर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब क्या होगा, CH3COO माइनस और क्या होगा, H प्लस होगा। अगर 1 है तो ये 0 है, 0 है,
ये क्या होगा, 1 - अल्फा होगा, ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, अल्फा होगा। तो एन टोटल जो होगा क्या होगा, 1 + अल्फा। एन टोटल का मतलब एन टोटल क्या होगा, 1 + अल्फा जो होगा। इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एन टोटल मिल जाएगा। तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, एन टोटल 1 + अल्फा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, CH3COOH का एक मॉलिक्यूल से मुझे कितना मिलेगा, मिनिमम तो एक मिलेगा ही मिलेगा, पर ध्यान देना एक नहीं, जो एन टोटल होगा, एन टोटल की बात करूँ, वो क्या होगा, >1 होगा और <= क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन टोटल जो होगा ध्यान देना, >1 होगा और <= क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। <= किसी केस में बोल दे अल्फा इक्वल टू क्या है, 1 है, किसी केस में ध्यान देना अल्फा इक्वल टू 1 बोल दे, तो ऑब्वियस बात एन टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर ध्यान देना हमें पता है CH3COOH क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है टू कर सकते हैं। ध्यान देना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे कि ध्यान देना हम लोग इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि कैसे इसको 2 बना सकते हैं। और तुम्हें पता तो चल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एन टोटल का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा। और वहीं HCl की बात करते हैं तो वहाँ 1 और 2 की बात नहीं करेंगे, सिंपली HCl 1 से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि क्या है वो स्ट्रॉन्ग है। तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन होगा तो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। मतलब तुम एक ले रहे हो, ध्यान देना HCl में एक लिया था, 2 मिला था। CH3COOH में तुमने क्या लिया था, एक लिया था और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिला, 1 और 2 के बीच में मिला। इसलिए जब भी डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे डाइमराइजेशन लिखा है, डाइमराइजेशन टू, डाइमराइजेशन क्या है, मतलब 2 एक इसमें कन्वर्ट हो गया E2 में, तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 0 होगा, ये 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा/2। तो एन टोटल कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस, गड़बड़ हो गया, 1 माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा/2। तो तुम साफ यहाँ दिख रहा है 1 - अल्फा/2 तो लिख दिया, पर यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 से क्या हो रहा है, 1 बन रहा है। डाइमराइजेशन में 2 से 1 बनता है, 2 मॉलिक्यूल मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाता है, और ट्राइमराइजेशन में 3 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात, हम 2 से 1 जा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 3 से 1 जा रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, हमारे कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज करेगा, एसोसिएशन होगा तो डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, properties of the solution which depends only upon number of solid particles present in the solution and are independent from nature of solid particles are known as colligative property। colligative properties के बारे में बताया था। colligative properties किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, सॉलिड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। वही लिखा, दीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, ये थोड़ा सा अच्छा टर्म है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज कहने का मतलब, जैसे मान लो ये इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया क्या ध्यान देना है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहने का मतलब यहाँ पे मान लो कि 1000 लोग हैं, मान लो क्या 1000 लोग, तुम इंडिया छोड़ो यार, इंडिया कहाँ जा रहे हो, तुम सिंपल अपनी बात कर लो। तुम कितने बच्चे, ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट हो, ऑलमोस्ट क्या 20 स्टूडेंट हो। 20 स्टूडेंट में ध्यान देना 17 क्या बोल रहा है कि सर आज सीट डिस्कस करना है, सर आज सीट डिस्कस करना है। 3 क्या बोल रहे, ध्यान देना, नहीं करना है। तो समझ में आ रहा है, 20 बच्चों में 17 बच्चे बोल रहे हैं सीट डिस्कस करना है, 3 बच्चे कह रहे हैं नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, सीट डिस्कस करूंगा। सीट डिस्कस क्यों करूंगा, ध्यान देना, क्योंकि हमेशा किसकी बात सुनी जाती है, हमेशा भीड़ की बात सुनी जाती है। हमेशा ध्यान देना किसकी बात सुनी जाती है, भीड़ की बात सुनी जाती है। इसलिए ध्यान देना, इसका बोला क्या क्या, दीज आर ऑल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज में नंबर मैटर करता है, ध्यान देना, नेचर मैटर नहीं करता है। ये 3 स्टूडेंट, ध्यान देना, मैटर नहीं करता है कि 3 स्टूडेंट कौन से टॉपर हैं, कौन से क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर 17 बच्चे बोल रहे हैं कि सीट डिस्कस होगा तो भैया सीट डिस्कस होगा ही होगा। अलग बात है, ध्यान देना, 3 बच्चों का भी आगे अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो अलग बात है कि क्या होगा, इनका भी इन्फ्लुएंस होगा। हो सकता है आगे जब ऐसी सिचुएशन आए तो इनकी बात सुनी जाए। पर इंडिया में ऐसा बात नहीं होता है। इंडिया में तुम देखते हो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या करते हैं लोग, वोट करते हैं। इनफैक्ट जितने लोगों ने, ध्यान देना, एक कैंडिडेट को ज़्यादा वोट दिया, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिसको कम मिला हुआ वो कितना अच्छा है या जिसको ज़्यादा मिला वो कितना बुरा है। इन द एंड ध्यान देना, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वही जीतता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी
बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे क्या मैटर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करता है, नेचर मैटर नहीं करता है। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि ऑलरेडी बात कर रखे हैं। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आर एल वी पी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बोलते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी बोलते हैं। और चौथा ध्यान देना हमारा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग ध्यान देना डिटेल में इसको अब पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, that is by knowing the value of any of the other can be calculated. All CP depends upon molality of solution। कह रहा जितनी भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, इनफैक्ट ध्यान देना मैंने तुम्हें बताया भी था, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होता है। ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत देखा भी है पीछे कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर जितना ही ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अगर मुझे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वही लिखा, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटररिलेटेड विथ ईच अदर, दैट इज बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एनी वन अदर्स कैन बी कैलकुलेटेड। ऑल सीपी डिपेंड्स अपॉन मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। जितनी भी ध्यान देना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, मोलिटी पे डिपेंड करता है। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है कि तुमने एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना मान लिया, पी नॉट ए मान लिया। उसमें तुमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, जिससे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिलेटिव नॉर्मली हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। और हमने वहां पे क्या डिफाइन कर दिया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हटाओ, रिलेटिव तो बाद में कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हमारा क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस। ऑब्वियस सी बात है किस पर डिपेंड करेगा कि तुमने कितना नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया। जितना ही तुम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे डिक्रीज इन प्रेशर क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ध्यान देना, वोलेटाइल ऐड कर रहे हो, वोलेटाइल ऐड कर रहे हो तो एक तरह से तुम क्या कर रहे हो, मोलिटी को तो बढ़ा रहे हो ना। अगर वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर रहे हो तो वोलेटाइल सॉलिड होता है क्या, मोलिटी क्या होता है, नंबर मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या हो, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में तो चेंज कर नहीं रहे हो, किसमें चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ सॉलिड में चेंज कर रहे हो। मतलब नंबर ऑफ सॉलिड्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मोलिटी भी बढ़ेगी। मतलब इनडायरेक्ट वे में बोल सकते हैं कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिटी होता है। इनफैक्ट मैंने जो फॉर्मूला एक पढ़ाया था, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, एक्स भी था, उसको मैंने डेराइव वर्जन निकाला था एन बी बाई एन ए, फिर मोलिटी में कन्वर्ट किया था। तो मोलिटी कहाँ आया था, ऊपर आया था। और तुमने देखा भी था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिटी होता है। तो समझ में आ रहा है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सभी के सभी क्या डिपेंड करते हैं, मोलिटी पे डिपेंड करेंगे। अब कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। ध्यान देना, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट, हाईली डाइल्यूट तो नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। और सॉलिड शुड बी नॉन वोलेटाइल, कभी भी ध्यान देना वोलेटाइल सॉलिड ऐड नहीं करेंगे। अलग बात है हमने पढ़ा हुआ क्या होता है, और अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमारा सॉलिड जो ऐड होगा हमेशा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब एक टर्म पढ़ते हैं कि वैन ऑफ फैक्टर। वैन ऑफ फैक्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था यूरिया का, ग्लूकोज का और NaCl का। यूरिया और ग्लूकोज में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालने में तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ, पर जैसे ही NaCl आया तुम वहां पे थोड़ा सा सकपका गए थे, या ध्यान देना तुम्हें समझ में नहीं आया कि इसको क्या करें। तो फिर मैंने तुम्हें बताया कि NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है और Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो क्या हम हर बार ये चेक करेंगे कि इसमें टूट रहा है कि इसमें नहीं टूट रहा है। ध्यान देना, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना पड़ता है। वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली बताता है जो तुम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर रहे हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, उस केस में हम क्या करें, मतलब मल्टीप्लाई करें तो किसे मल्टीप्लाई करें, वन माने तो क्यों माने। तो यही सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। जैसे मैं एक सिंपल बोलूँ वेंट ऑफ फैक्टर के लिए, से मान लो NaCl है, सॉरी NaCl है, तो सभी को पता है NaCl किस में टूट जाएगा, Na प्लस और क्या होगा, Cl माइनस। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ आइंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। MgCl2 की बात करते हैं तो MgCl2 क्या होगा, Mg प्लस 2 और क्या होगा 2Cl माइनस, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सेम उसी तरह बात करें AlCl3,
तो क्या होगा एल प्लस थ्री प्लस क्या होगा थ्री सी एल माइनस, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो साफ पता चल रहा है एन एस सी एल का नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2 है, एम जी सी एल टू के नंबर ऑफ आयंस कितने 3 है, ए एल सी एल थ्री के नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 4 है। तो तुम बोल सकते हो कि सिंपल सर जो वैंटो फैक्टर जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो नंबर ऑफ आयंस ही मल्टीप्लाई करना था। तो ध्यान रखना ये भी एग्जैक्टली सही नहीं है कि नंबर ऑफ आयंस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे, उसी के लिए डिफाइन किया गया वैंट ऑफ फैक्टर। लिखा हुआ दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ध्यान देना ये दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कहने का मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा, ये उस फैक्टर को क्या करेगा काउंट करेगा। जैसे मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइड बाई क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूले पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस फर्स्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो डिसोसिएशन की बात करते हैं, मैंने अल्फा डिफाइन किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और तुम्हें पता है जब भी डिसोसिएट होता है मतलब डिसोसिएट मतलब टूटना, टूटना इन द सेंस कि ध्यान देना जैसे हमारे पास एक बॉटल है, तो एक ही बॉटल है अगर टूट जाएगा तो दो बॉटल नहीं होगा, पर ध्यान देना दो पार्ट भी तो टूट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी डिसोसिएशन होगा मतलब एक से दो में कन्वर्ट होना, एक से तीन में कन्वर्ट होना, एक से चार में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्यान देना डिसोसिएशन बोलते हैं। जब भी एक से दो कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा, जब भी एक से तीन कन्वर्ट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। मतलब डिसोसिएशन जब भी होगा ध्यान देना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं NaCl। NaCl किस में टूट गया Na प्लस और Cl माइनस, मतलब नंबर ऑफ आयंस मैंने पहले Na इज इक्वल टू क्या लिख दिया 2। बिफोर बात करते हैं NaCl कितने A मोल्स है, तो 0 0। आफ्टर क्या होगा अब ध्यान देना डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन होगा तो अब मैं ध्यान देना यहाँ मैं डायरेक्टली नहीं मान रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू 1, मैं क्या मान रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि इसका डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है। अल्फा मैंने मान लिया कि अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या लिख सकते हैं ए माइनस ए अल्फा क्या होगा ए अल्फा और ए अल्फा, तो टोटल क्या हो जाएगा ए प्लस ए अल्फा। आई क्या था ऊपर ध्यान रहा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाई क्या होगा टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना था ए प्लस ए अल्फा, इनिशियली कितना था ए था, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस अल्फा। अब आई इज इक्वल टू क्या 1 प्लस अल्फा, ये ध्यान देना NaCl का वेंटो फैक्टर है 1 प्लस अल्फा है। अब अल्फा की वैल्यू ध्यान देना अगर मान लो कि अल्फा की वैल्यू कभी दिया ही नहीं NaCl के बारे में कभी नहीं दिया, अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान देना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन नहीं किया जाता है, तो हम क्या मानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या ध्यान देना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उसकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, उसकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है जब नहीं दिया है तब तो 1 लेंगे, अगर दिया है तो दिया है तो वही लेंगे। अगर ध्यान देना अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो भी ध्यान देना अल्फा की वैल्यू हम लोग 1 नहीं मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है 0 से लेके क्या होता है ध्यान देना 1 के बीच में होता है। अगर ध्यान देना इफ अल्फा इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, 2 हो गई मतलब क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ध्यान देना कितना हो गया 2। मतलब NaCl का मैक्सिमम जो वैंटो फैक्टर है वो कितना होगा 2 होगा, मिनिमम ध्यान देना कितना होगा 1 होगा। कुछ लोग बोल देंगे ध्यान देना आई जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। आई की वैल्यू ध्यान देना ग्रेटर देन 1 होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा। अब तुम ही सोचो NaCl अगर डिसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है तो कभी 1 तो होगा ही, 1 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, और 2 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। 2 के इक्वल कब हो जाएगा जब क्या हो जाए ध्यान देना 100% डिसोसिएशन हो जाए। तो समझ में आ रहा है जब भी 100% डिसोसिएशन होगा मतलब जो वैंट ऑफ फैक्टर है और जो नंबर ऑफ आयंस है दोनों क्या है सेम है। मतलब आगे चल के मुझे पूछा जाता है कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ नहीं दिया जाता है तो हम लोग वहाँ पे उसका वैंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग क्या बोल देंगे नंबर ऑफ आयंस जो है वही हमारा क्या जान रहा वैंट ऑफ फैक्टर है। तो ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है MgCl2 Mg+2 Cl माइनस एन की वैल्यू कितना है नंबर ऑफ आयंस 3 है। बिफोर की बात करें तो ए आफ्टर की ए माइनस ए अल्फा और 2 अल्फा, तो ए प्लस क्या होगा 2 अल्फा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। और फिर से बोलूंगा अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है तो तुम यूज कर लो वेंट फैक्टर निकाल लो, नहीं दिया हुआ ध्यान देना तुम क्या मानो 1 मानो, तो लिखा इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर ध्यान देना ये क्या हो जाएगा इसको यहाँ लिख सकते हो, फिर से ये मेरा क्या मैक्सिमम वैल्यू है, इसको कॉपी में लिख लेना
ये क्या है ना, वेंट ऑफ फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है। सेम उस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं जिनको मैं अब थोड़ा जल्दी एल सी एल प्लस थ्री सी एल में एन की वैल्यू 4 है, बिफोर ए है आफ्टर ए है, एन टोटल कितना ए प्लस थ्री अल्फा, मतलब आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस थ्री अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो आई की वैल्यू कितना होगी 4 मैक्सिमम वैल्यू। एल टू एस ओ फोर की बात करते हैं, 2 एल प्लस थ्री थ्री एस ओ फोर टू माइनस, बिफोर तो ए समझ में आ रहा है, आफ्टर सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है एन इज इक्वल टू 5, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो डिसोसिएशन के लिए ध्यान देना, अगर कोई भी सॉल्ट दिया हुआ है हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो नंबर ऑफ आयन से क्या होगा, हमारा अल्फा होगा। अगर अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो, ध्यान देना, सिंपली तुम्हें क्या मानना पड़े, ए मानना पड़ेगा और ए माइनस ए अल्फा करना पड़ेगा। या ध्यान देना, तुम्हें पता तो है, इनफैक्ट मैंने पहले ही बताया हुआ, ए माइनस ए अल्फा, इनफैक्ट हम लोगों ने केमिकल के वे में किया था। ए तो आ भी नहीं रहा, ए नहीं आ रहा, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 0 0, 1 माइनस क्या होगा अल्फा, 2 अल्फा और क्या होगा 3 अल्फा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 अल्फा 4 अल्फा, तो आई इज इक्वल टू क्या 1 प्लस 4 अल्फा। तुम्हें पता तो है, ध्यान देना कि ये तो क्या हो रहा है, कोई मतलब है नहीं, तुम 1 मान के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। या मैं इसका ध्यान देना एक जनरलाइज फार्मूला ही बना देता हूँ, तो बस तुम उसको रटो और सिंपल समझ लो। इसमें मान लो ए एन किस में कन्वर्ट हो, एन ए में, तो ऑब्वियसली बात है क्या डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया, तो बिफोर की बात करो ए है, आफ्टर क्या होगा ए माइनस ए अल्फा क्या होगा एन ए अल्फा। तो इनिशियली ए दिया हुआ है और आफ्टर ध्यान देना क्या दिया हुआ है ए प्लस ए एन माइनस 1 अल्फा, मतलब आई की वैल्यू करेंगे तो ए से क्या हो कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। जो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो NaCl की बात करते हैं, तो NaCl का मेरा क्या आया था 1 प्लस अल्फा आया था ना, आई NaCl की तरफ में आया था 1 प्लस अल्फा, एन की वैल्यू क्या करो टू पुट कर दो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। MgCl2 की बात करते हैं, तो आई की वैल्यू कितना आया था 1 प्लस 2 अल्फा, एन की वैल्यू कितनी 3 थी, पुट करो, तो मतलब तुम इसको अगर रट सकते हो, ध्यान इसको रट लेना, आई की वैल्यू क्या होती है डिसोसिएशन के लिए 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है। तो तुम मेरी इक्वेशन लिखने की जरूरत भी नहीं होगी और हमेशा क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, तुरंत वेंट फैक्टर का इक्वेशन बनाओगे, अल्फा की वैल्यू दिया होगा तुम उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये समझ में आ रहा है जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म में ये भी मैं बताने जा रहा हूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर जो आई होता है ग्रेटर देन 1 क्यों होता है। एक तो देख के लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इस तरीके से है, तो क्या कर सकते हैं 1 इधर ला सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान देना i-1 n-1। अब तुम ही सोचो जब डिसोसिएशन हो रहा है तो n ग्रेटर देन 1 होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0। अल्फा तो पहले से क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या लिख सकते हैं i-1 की वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर देन 0, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखा हुआ है i-1 डिवाइड बाई क्या होगा n-1। हमें n पता है, नंबर ऑफ आयंस हमेशा क्या होगा डिसोसिएशन होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा मतलब ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ऊपर वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ऊपर वाला वैल्यू को जैसे ही पॉजिटिव करोगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 1। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी डिसोसिएशन होगा वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर 1 होगा ही होगा। इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन आई इज इक्वल टू n, यहाँ भी प्रूफ हो रहा है। इफ अल्फा इक्वल टू 1 मानेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपल 1 हो जाएगी, n हो जाएगी, सॉरी 1 नहीं होगी n होगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू, मतलब n हमारा क्या नंबर ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आ रहा है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन समझ में आ रहा है। केस टू बात करते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में ध्यान देना मैंने बताया था, एसोसिएशन में हमेशा लिख दिया जाता है क्वेश्चन में कि डाइमराइज कर रहा है, मतलब दो पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। ट्राइमराइज कर रहा है मतलब तीन पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है एक पार्टिकल में, मतलब जैसे डिसोसिएशन में बोल रहा था वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे घटेंगे। जैसे डाइमराइजेशन की बात करते हैं, टू पार्टिकल्स कन्वर्ट हो रहा है वन पार्टिकल में, टू ए कन्वर्ट हुआ ए टू में, बिफोर ए की बात करते हैं ए। अब थोड़ा सा आफ्टर ए, ज़्यादा ना मैंने बताया भी था कि जब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो हमेशा क्या करते हैं ध्यान देना 1 बना के ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है ध्यान देना
परसेंटेज में अगर अल्फा इक्वल टू 1 है मतलब वो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जानते कोफिशिएंट चाहे रिएक्टेंट में कुछ भी हो तुम क्या करो उधर डिवाइड कर देना, वन बनाना। इसलिए मैंने क्या लिखा, ए माइनस ए अल्फा, फिर क्या होगा ए अल्फा बाई टू। तो टोटल यहाँ पे तो एन इनिशियल इतना है और एन आफ्टर कितना होगा, टोटल क्या होगा ए माइनस ए अल्फा बाई टू। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस अल्फा बाई टू। वन माइनस अल्फा बाई टू साफ बता रहा है कि आई की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन वन। वन माइनस अल्फा बाई टू क्या बता रहा है, आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा लेस देन। मतलब अभी मैंने डिसोसिएशन के लिए बताया आई ग्रेटर देन वन होता है तो एसोसिएशन हमेशा क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन होगी। इफ अल्फा इक्वल टू वन होगा देन आई की वैल्यू कितना होगी, वन बाई टू। अल्फा की वैल्यू ध्यान, अगर वन हो गया तो आई की वैल्यू कितनी, वन बाई टू। और यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ध्यान देना मिनिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान देना मिनिमम वैल्यू होगा। क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर तुमने वन मान लिया, इस केस में ध्यान देना, इसी केस में अल्फा की वैल्यू तुमने अगर वन मान लिया तो वन बाई टू कम होगा। अगर अल्फा की वैल्यू ध्यान देना मान लो मैं 0.96 मानता हूँ, अगर मैं वन मानता हूँ, अगर मैं ध्यान देना वन मानता हूँ तो 0.51 में से कम होगा, सॉरी। जैसे इस केस में ध्यान देना अगर मैं अल्फा की वैल्यू वन मानता हूँ तो आई कितना हो जाएगा, वन बाई टू। अगर अल्फा की वैल्यू ध्यान देना मैं 0.96 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू वन माइनस जीरो पॉइंट क्या होगा, 47, सॉरी 48। 48 होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.52। मतलब अल्फा की वैल्यू जितनी कम होगी ध्यान देना वेंट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो तुम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा जब डिसोसिएशन में कैलकुलेट करते हो तो ध्यान देना अल्फा इक्वल टू वन जैसे ही लिखते हो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, पर जब भी एसोसिएशन की बात करते हो और अल्फा इक्वल टू वन लिखते हो तो ये क्या हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट है ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन में क्या होगा, थ्री ए पार्टिकल्स कन्वर्ट होगा वन पार्टिकल्स में, मतलब थ्री ए कन्वर्ट हो रहा है ए थ्री में। बिफोर ए समझ में आ रहा है, आफ्टर ए समझ में आ रहा है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस टू अल्फा बाई थ्री। इफ अल्फा इक्वल टू वन मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, वन बाई थ्री। ये भी क्या फिर से मिनिमम। जैसे डाइमराइजेशन था वैसे क्या था ट्राइमराइजेशन है। अब जनरलाइज की बात करते हैं तो एन ए किस में कन्वर्ट हो गया, ए एन में कन्वर्ट हो गया। तो बिफोर की बात करेंगे तो ए, आफ्टर की बात कर अभी बोला था एन डिवाइड कर लेना तो क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा बाई एन। तो ये ऐसा हमने टोटल कर लिया यहाँ पे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना वन प्लस वन बाई एन माइनस वन अल्फा। थोड़ा सा ध्यान देना जब हम लोग ने डिसोसिएशन किया था तो वन प्लस क्या था, एन माइनस वन अल्फा था, और यहाँ पे क्या वन बाई एन। तो बस यही फर्क है। तुम अगर रटना चाहते हो तो डिसोसिएशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, वन प्लस एन माइनस वन अल्फा होता है। और एसोसिएशन के लिए ध्यान देना एन को बस किस में कन्वर्ट कर दो, वन बाई एन में कन्वर्ट कर दो। तो ये तुम्हें इसके लिए भी क्या होगा, जनरलाइज इक्वेशन याद हो जाएगा। यहाँ से भी थोड़ा सा अल्फा कैलकुलेट करने की बात करें तो क्या करेंगे, वन इधर कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। अब तुम ही सोचो वन बाई एन तो हमेशा बड़ा होगा, एन बड़ा हो गया मतलब ये लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो। लेस देन जीरो होगा मतलब क्या होगा, इधर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये लेस देन जीरो, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो। इसलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन वन। तो हमेशा ध्यान रखना डिसोसिएशन के लिए आई ग्रेटर देन वन होता है, एसोसिएशन के लिए आई लेस देन वन होगा। नेक्स्ट इफ अल्फा इक्वल टू वन देन आई की वैल्यू क्या होगी, वन बाई एन, जो कि क्या होगा मिनिमम वैल्यू। तो समझ में आ रहा वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, एसोसिएशन के लिए क्या होता है। डिसोसिएशन एसोसिएशन तो ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा एक और नोट करके है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ आई इज जीरो, सॉरी आई इज इक्वल टू वन, गलत बोल दिया। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू वन। जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है, जैसे ध्यान देना यूरिया है, यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सुक्रोज की बात करोगे, ये भी क्या ध्यान दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वही है जो आयंस फॉर्म नहीं कर सकता, वो सब के सब क्या हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमेशा से याद रखना फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू वन हो जाएगा। ध्यान देना फॉर इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन होता है। ध्यान देना एज डिसोसिएशन होगा और लेस देन वन होगा तब एसोसिएशन होगा। एक नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ध्यान देना ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका एसोसिएशन भी नहीं हो रहा और डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा, तुम उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो। उनको हम लोग नॉर्मल, ध्यान देना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है उनके लिए, क्या होता है ध्यान देना नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है। मतलब नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन के लिए क्या डिफाइन होगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएशन और डिसोसिएशन जहाँ हो रहा होगा, जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू वन होगी, वहाँ पे क्या डिफाइन होगा, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
तो ध्यान देना ये चीज़ बुक में लिखा हुआ है। वेंटो फैक्टर ध्यान देना नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करने की सोच रहा हूँ, जैसे कि है ना, जहाँ एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुए, इनका जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड लोअर वेपर प्रेशर का किया था, हर जगह आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो वहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होता है। जहाँ पे ध्यान देना एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, वहाँ पे क्या होगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन होगा। तो जो वेंटो फैक्टर होता है, ध्यान देना एब नॉर्मल बाई नॉर्मल होता है। वेंटो फैक्टर जो होता है, ध्यान देना एब नॉर्मल बाई क्या होगा, नॉर्मल होगा। से एक वेंटो फैक्टर का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वेंटो फैक्टर जो आई है वो क्या होगा, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई क्या होगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक और वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड। ऊपर ध्यान देना यहाँ नॉर्मल चला गया, नीचे चला गया एब नॉर्मल। उसका रीजन होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। क्योंकि अभी मैंने बताया था सीपी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलिटी होता है। तो बताया था अभी सीपी किस पे डिपेंड करता है, मोलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोलिटी होता है। मोलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। मोलर मास तो किधर आएगा, नीचे आएगा। तो सीपी और मोलर मास में कैसा होता है, ध्यान देना सीपी और मोलर मास ऑफ सॉलिड में कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमारा जो वेंट फैक्टर होता है वो क्या आता है, एम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब हम लोग वही मोलर मास ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो ऊपर नॉर्मल चला जाता है, नीचे अब नॉर्मल चला आएगा। ये समझ में आ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में मान लो एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड ध्यान देना उसका मोलर मास क्या होता है, 60 है। अगर एसिटिक एसिड के बारे में कुछ नहीं दिया जा रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो हमारे लिए तो सिंपल है। एसोसिएशन डिसोसिएशन ध्यान देना कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या मानेंगे कि ना इधर एसोसिएट कर रहा है नॉर डिसोसिएट कर रहा है। उस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और तुम भी देखो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब नॉर्मल मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। वहाँ जैसे जैसे आई इक्वल टू 1 हुआ, ध्यान देना एबनॉर्मल मोलर मास तो डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, ध्यान देना कि CH3CWH है, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 60। आप बोल दिया कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, एसोसिएट कर गया। अब बोल दिया, ध्यान देना कि मॉलिक्यूल क्या हो गया है, एसोसिएट कर गया। अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गया है तो तुरंत तुम क्या बोलोगे कि आई नॉट इक्वल टू 1। अब यहीं से देखो आई नॉट इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियस सी बात है अब तो मोलर मास 60 नहीं होगा। तो मोलर मास एबनॉर्मल क्या होगा, नॉट इक्वल टू 60 होगा। मोलर मास एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 60। तो समझ में आ रहा है, सिंपल बोला था तो मोलर मास 60, जैसे ही बोल दिया एसोसिएट हो गया, तुरंत पता चल गया कि जो एबनॉर्मल मोलर मास है, ध्यान देना वो 60 के इक्वल नहीं होगा। 60 के इक्वल नहीं होगा मतलब वो 60 के ऊपर भी हो सकता है, 60 के नीचे भी हो सकता है। डिसोसिएट करेगा, एसोसिएट करेगा, देखते हैं। जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये जो आई वैल्यू है लेस देन 1, आई वैल्यू क्या लेस देन 1 है। अगर आई वैल्यू लेस देन 1 है तो हर हाल में ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी। और लेस देन 1 वैल्यू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब नॉर्मल मोलर मास को क्या हो जाएगा, नॉर्मल मोलर मास से ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जहाँ भी एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब इधर लेस देन 1 है तो ये वैल्यू भी तो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और लेस देन 1 तो साफ समझ में आ रहा है कि अब नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, मोलर मास से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मोलर मास क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, जब भी एसोसिएशन होगा मोलर मास बढ़ेगा। और जब भी डिसोसिएशन होगा मोलर मास क्या होगा, कम होगा। डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, क्या बोल रहा हूँ सॉरी गड़बड़ हो गया। डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 हो गया मतलब 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया मतलब नॉर्मल मोलर मास ज़्यादा हो जाएगा एब नॉर्मल मोलर मास से। उस केस में मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना, जब भी एसोसिएशन होता है मोलर मास बढ़ जाता है, और जब भी डिसोसिएशन होता है मोलर मास क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना मोलर मास ऑफ CH3COOH क्या होगा, ग्रेटर देन 60। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल CH3COOH क्या, अगर कुछ नहीं दिया तो मोलर मास 60, जैसे ही पता चला एसोसिएट कर रहा है मैं क्या बोल दूंगा, उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है, ध्यान देना वेंटो फैक्टर पे। अगर वेंटो फैक्टर दिया होगा तो एग्जैक्टली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा। अगर वेंटो फैक्टर नहीं दिया हो तो बस हम लोग ये बोल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एसोसिएशन मोलर मास बढ़ेगा, डिसोसिएशन मोलर मास कम होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, KCl का। KCl का नॉर्मल मोलर मास कितना होता है, 74.5।
पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा 74.5। केसीएल की बात करें तो अभी केसीएल हमने तो इसको तो किया नहीं था, केसीएल और एनएसीएल तो सेम ही था, केसीएल और सीएल में, केसीएल किस में हो जाएगा के प्लस सीएल माइनस में। अब आई की बात कर रहे हैं तो आई तो कन्फर्म है ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, मैंने बोला अभी तो ध्यान देना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 है, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में वेंट फैक्टर होगा और अल्फा इक्वल टू 1 हुआ तो आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 भी हो सकती है। ये समझ में आ रहा है, इसका वेंट फैक्टर कितना होगा 1 से ज़्यादा होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन ही होगा और कुछ होगा नहीं। डिसोसिएशन होगा तो अगर मोलर मास एवरेज, एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं तो एबनॉर्मल मोलर मास है तो तुम्हें देखो यहाँ पे थोड़ा सा आई की वैल्यू 1 और 2 है, आई की वैल्यू ध्यान देना 2 है और एक जगह 1 भी हो सकता है। अगर जैसी आई की वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लेता हूँ, आई की वैल्यू लेता हूँ 1 लेता हूँ तो मोलर मास ऑफ केसीएल कितना हो जाएगा 74.5। और जैसे ही मैंने आई की वैल्यू 2 लिया तो मोलर मास ऑफ केसीएल जो एबनॉर्मल मोलर मास है क्या होगा 74 बाई क्या होगा 74.5 बाई क्या होगा 2 होगा। तो अब बड़ा कौन है, ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है। तो हम लोग मोलर मास का अगर एबनॉर्मल मोलर मास की बात करें, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ केसीएल की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 74.2, 74.5 डिवाइड बाई 2। तो ये जो डिसोसिएशन का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगा 74.5 डिवाइड बाई 2 से 74.5। इसको थोड़ा सा समझ लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बस हम रेंज देख के बता सकते हैं। जैसे केसीएल तुम्हें सोचना, केसीएल का वेंट ऑफ फैक्टर 1 और 2 के बीच में होगा और 2 के इक्वल भी हो सकता है अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। तो का वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा तो मोलर मास क्या होगा कम होगा, और वेंट ऑफ फैक्टर कम होगा तो मोलर मास क्या होगा ज़्यादा होगा। तुम सोचो कि अगर मैं आई की वैल्यू 2 यूज़ कर लूँ तो वहाँ पे हमारा जो मोलर मास है वो तो सबसे कम होगा ना, और सबसे कम होगा तो कितना हो जाएगा 74.5 डिवाइड बाई 2। तो वहीं पे ध्यान देना यहाँ पे जो इक्वालिटी था ये वाला इक्वालिटी कहाँ आ गया, यहाँ पे इक्वालिटी हो गया। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 74.5 डिवाइड बाई 2 और लेस देन ध्यान देना कितना होगा 74.5। वहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते क्योंकि ध्यान देना अगर केसीएल डिसोसिएट कर रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से बड़ा होगा, 1 होगा तब क्या होगा 74.5 होगा। तो अगर मैं फॉर डिसोसिएशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला बोलो तो एम एवरेज जो होगा वो क्या होगा नॉर्मल मोलर मास बाई वेंट ऑफ फैक्टर आई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा नॉर्मल मोलर मास। और एसोसिएशन में क्या होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो एम एवरेज क्या होगा ग्रेटर देन एम एन लेस देन इक्वल टू क्या एम एन बाई आई। तो तुम इन दोनों फॉर्मूले को रट लेना और हो सके तो 3-4 अपने मन से एग्जाम्पल देख के सेट करना कि कैसे इसको देखते हैं। मेरा तो बस फॉर्मूला बस मैं तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखता हूँ कि आई जो होता है वो क्या होता है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या होता है एब नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड। फिर मैं वेंट ऑफ फैक्टर का ध्यान देना आराम से रेंज निकाल लेता हूँ, उससे मैं मोलर मास का भी रेंज निकाल लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो कि हमारा क्या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या होगा पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स भी ध्यान देना मैं पी एस लिख रहा था, पी और पी एस ध्यान देना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करता है वहाँ पे क्या हमने वेपर प्रेशर ध्यान देना हमने सॉल्वेंट में क्या किया था नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया था। तुम उसको पी ए भी बोल सकते हो, तुम चाहो तो उसको पी एस भी बोल सकते हो क्योंकि ध्यान देना पी ए ध्यान देना क्या वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी एस भी क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही है। तो तुम पी ए भी यूज कर सकते हो पी एस भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। और एक और मैंने डेराइव वर्सन निकाला था जो कि पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी इक्वल टू क्या एन बी बाई एन ए। और मैं बोला भी था क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या यूज़ करो यही यूज़ क्या करो क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। ये सब फॉर्मूला ध्यान देना किसके लिए वैलिड थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड थे जहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब तुम सोचो कि आई नॉट इक्वल टू 1 है, आई नॉट इक्वल टू 1 है, आई नॉट इक्वल टू 1 है मतलब ध्यान देना हमारा क्या होगा सॉलिड के मोल्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो किस में फर्क आएगा सॉलिड के मोल्स में फर्क आएगा, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या होगा पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू एन बी डिवाइड बाई क्या होगा एन ए प्लस आई इंटू एन बी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा एन बी वाला ये फॉर्मूला बोल जाएगा, फिर से बोलूंगा सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करना पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या होगा पी ए इंटू क्या होगा एन बी इंटू एन ए यूज़ कर रहे थे। अब क्या करो बस वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा पार्टिकल पे डिपेंड करेगा और पार्टिकल
को तुमने तो नो डाउट पार्टिकल्स को मान लिया है, पर जैसे NaCl की बात करें तो तुमने बस NaCl के मोल्स लिए हैं, तुमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो वेंट फैक्टर क्या करेगा, वो ध्यान देना, वो दोनों अकाउंट कर लेगा कि कब डिसोसिएशन होता है, कब एसोसिएशन होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, a mixture of 0.1 mole of N2 and 0.1 mole of BA is dissolved in 1000 gram of water. Calculate the vapor pressure of solution at 373 Kelvin. तो N2OA ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ N2A N2OBA, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो N2 को तोड़ दो 2Na प्लस O2 माइनस, BA को तोड़ दो BA प्लस 2 और O2 माइनस। थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसने क्या किया है, Na2O और BA के बारे में बताया है, पर ये बोला नहीं है। Na2O सभी को पता है कंपाउंड है, और कुछ नहीं बोला है, तो ध्यान रखना क्या मानेंगे, 100% डिसोसिएशन मानेंगे। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल ऑफ H2 निकाल लो 55.5 और फॉर्मूला लगा दो, पी नॉट ए माइनस पी एस पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, सॉलिड यहाँ पे 2 है, सॉलिड यहाँ पे क्या है, Na2O भी है और BaO भी है, तो आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ BA। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, पीएस आएगा, यहाँ से पीएस आएगा, पर ध्यान देना वो एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया था आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2 क्या है, Na मोल्स ऑफ Na2 डिवाइड बाय क्या होगा, मोल्स ऑफ Na2 प्लस मोल्स ऑफ BA प्लस मोल्स ऑफ वाटर। पर जो आई मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल Na2। तो हमने ध्यान देना यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, बस ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। पर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है कि बहुत सारे बुक में ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, जो कि ध्यान देना अप्रॉक्सीमेटली गलत है, थोड़ा सा तो गलत है, थोड़ा सा उसमें गलत है। इसका मैं अल्टरनेटिव मेथड पढ़ाऊंगा, तो समझ में आ रहा है। ये क्रिएटिव लोरिंग वेपर प्रेशर किसके कारण था, एक Na2O के कारण था, ध्यान देना BO के कारण था। हमने क्या किया, यूज करके वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया भी है, दिस इज मोर करेक्ट। और मैं बार बार बोल भी रहा था कि तुम किसको यूज करो, NV/Na वाले फॉर्मूले को यूज करो, क्योंकि यहाँ पे तुमने आई से मल्टीप्लाई किया, और किसको मल्टीप्लाई किया, NV है उसी को मल्टीप्लाई किया, Na से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस बाई क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एन पी। तो आई इंटू Na2O प्लस क्या होगा, आई इंटू BO, क्योंकि सॉलिड तो दोनों है ना, Na2O भी है BO भी है, दोनों की यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पी एस कैलकुलेट करेंगे, जो कि आसपास उतना ही आ रहा है, पर ध्यान देना थोड़ा सा इधर उधर आएगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना, मैंने क्या किया, बुक से क्वेश्चन था मैंने उठा लिया, दोनों जगह आंसर सेम दिया था, पर मेरा मानना है कि थोड़ा सा आंसर में फर्क पड़ेगा। इसमें आंसर में फर्क किया है कि नहीं किया, यहाँ भी 753.21 दिया और यहाँ भी 753.21। और ध्यान देना ये जो सॉल्यूशन है ये वाला, खासकर ये वाला करेक्ट मेथड है, और इसी को सॉल्व ऐसे ही सॉल्व करना। तो समझ मेरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में तुम्हारा फॉर्मूले में चेंज नहीं हुआ, अभी फॉर्मूला वही था, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या था, एक्सपी था, एक्सबी को क्या लिखते थे, एनबी डिवाइड बाई एन ए प्लस एनबी। पर वही फॉर्मूले में चेंज हो गया, आई इंटू एन बी हो गया, डिवाइड बाई क्या हो, एन ए प्लस आई इंटू एन बी। और मैं बोलूँगा इस फॉर्मूले को यूज करना ही मत, तुमको हमेशा क्या यूज करना, पी नॉट माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू एन बी बाई एन ए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सभी को डिटेल में समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब ध्यान देना कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। इनफैक्ट तुमने अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब प्योर वाटर की बात करते हो तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे उसमें मैं एक नमक डालता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा नमक डालता हूँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, 100 से बढ़ गया। मतलब 100 पहले था और 100 से समथिंग बढ़ गया, जो चेंज हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चेंज क्यों हुआ, तो तुमने एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या किया है, ध्यान देना, एक सॉल्वेंट में ऐड किया है, जिसके कारण क्या हो गया, वेपर प्रेशर चेंज हो गया। वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेट होगा। तो ये तो थोड़ा सा मैंने बताया, पर अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं फेज डायग्राम डिस्कस करूंगा, फेज डायग्राम या फेज डायग्राम ऑफ वाटर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो मेन सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वाटर है। तो अब थोड़ा सा दिमाग में आया होगा तुम्हारे कि फेज डायग्राम है क्या। फेज डायग्राम में सही बोलूँ तो एक्चुअली फेज डायग्राम क्या बताता है, किसी भी ध्यान रखना चीज का, किसी पार्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे उसका स्टेट क्या है,
जैसे मैं तुमसे बोलूँ 1 atm है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर किस फॉर्म में होगा, तो तुम तुरंत बोल दोगे सॉलिड या आइस। 1 atm है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुरंत बोल दोगे कि सर लिक्विड। और सेम 1 atm है, 150 डिग्री है, तुरंत क्या बोल दोगे, गैस या वेपर। मतलब फेज डायग्राम बेसिकली बताता है कि किसी प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे तुम्हारा स्टेट क्या है। तो वही लिखा हुआ है, डायग्राम विच रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस फेजेस of a given substance under the given condition of pressure and temperature is known as phase diagram। सिंपल भाषा में फेज डायग्राम बताएगा कि किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जो स्टेट स्टेबल होगा वही स्टेट हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। जैसे मैं बोला 180 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ध्यान देना वाटर कैसा दिखता है, मुझे सॉलिड की तरह दिखता है। 1 से लेकर ध्यान देना 0 से जैसे ऊपर जाऊंगा और 100 से कम रहूंगा, इन सभी टेम्परेचर पे मुझे क्या मिलने वाला, लिक्विड मिलने वाला। और जैसे ही मैंने 100 से ऊपर बढ़ाया, इन सभी पर टेम्परेचर पे मुझे क्या मिलने वाला, वेपर मिलने वाला है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा ढंग से पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आएगा ट्रिपल पॉइंट। तो जो एक्चुअल डायग्राम है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो बी है ध्यान देना, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इसका ऐसा है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ। तो ये जो मेन है, ये मेन डायग्राम है। तो ये डायग्राम देख लेना। जैसे मान लो बी टू ओ बना है और ओ टू ए बना है, बी टू ओ, ये बी टू ओ है, ये ओ टू ए है और ये ओ टू सी है। तो बी टू ओ जो लाइन है ध्यान देना, सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओ टू ए जो रिप्रेजेंट करता है ध्यान देना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, गैस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ओ टू सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान देना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारे लिक्विड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस पॉइंट पे ये जो है, ये सॉलिड लाइन है, ये वेपर लाइन है और ये क्या लाइन है, ध्यान देना, लिक्विड लाइन है। तो ये तीनों लाइन समझ में आ रहा है। ये जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान देना, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जो पॉइंट ओ है ध्यान देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट पे होता है क्या, ध्यान देना, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे वेपर, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट पे ध्यान देना, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल लाइन ओ है, लिक्विड एंड गैसेज आर एट इक्विलिब्रियम। ओ ए की बात करें तो ध्यान देना, इधर क्या है, ये मेरा लिक्विड लाइन, ये एरिया लिक्विड लाइन है और ये मेरा क्या है, गैस है। तो उस लाइन पे ध्यान देना क्या होगा, लिक्विड और गैस क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होंगे। ऑनलाइन ओसी, ओसी कौन है, मतलब ये लिक्विड और सॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। और लाइन ओबी पे ध्यान देना क्या होगा, सॉलिड और गैस क्या होंगे, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है जो लाइन मैं समझा रहा हूँ कि ओ बी लाइन जो है सॉलिड का लाइन है, ओ ए जो लाइन है वो लिक्विड का गैस का लाइन है, ओ सी लाइन जो है ये लिक्विड का है। पर इस लाइन पे ध्यान देना, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। मैंने बताया भी था कि 30 डिग्री पे क्या होता है, नो डाउट लिक्विड होता है और उसका क्या होगा, वेपर भी होता है। लिक्विड होता है पर ध्यान देना 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या होता है, वेपर प्रेशर भी डिफाइन होता है। मतलब कुछ कुछ वेपर भी होगा और लिक्विड क्या होगा, वेपर के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। इसलिए ऑनलाइन ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और गैस का ये पूरा लाइन ओ ए, पूरा लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है। ओ भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में है। और उसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, लिक्विड और सॉलिड क्या है, ध्यान देना, सॉरी लिक्विड और गैस क्या है, ध्यान देना, इक्विलिब्रियम पे है। तो ये लाइन समझ में आ रहा है। ये एरिया लिक्विड का एरिया है, ये एरिया गैस का एरिया है और ये एरिया ध्यान रखना किसका है, सॉलिड का एरिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सॉलिड का एरिया है, ये लिक्विड का एरिया है और ये वेपर का एरिया है। ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट का। ट्रिपल पॉइंट है क्या, ध्यान देना, वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस क्या हो, दो तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हो। एट पॉइंट ओ पे ध्यान देना हमारा क्या होगा, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेगा। और इस टेम्परेचर को रट भी लेना, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना वाटर का क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का क्या, ध्यान देना, ट्रिपल पॉइंट। तो कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है, ध्यान देना 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये समझ में आ गया। अब ये जो कर्व बनाया है ध्यान देना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। मतलब मैंने ऊपर प्रेशर बढ़ाया, कोई प्रेशर बनाया है, ऊपर मैंने ध्यान देना प्रेशर बनाया है और नीचे मैंने क्या बनाया, टेम्परेचर बनाया। तो जैसे ही मैंने प्रेशर को 1 atm किया, ध्यान देना इस पूरे पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ही मैंने प्रेशर को ध्यान देना क्या किया, 1 atm किया। मतलब तुम्हें पता है ऑलरेडी ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर को। तो ये वेपर जैसे ही 1 atm के इक्वल हुआ तो हमारा क्या डिफाइन होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमारा क्या डिफाइन होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जो कि कितना होगा
100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कितना होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 180 mm। और जो ये जो लाइन है वो, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था वो किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ही वेपर प्रेशर मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, अब इससे बात क्या डिफाइन होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा, जो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वैसे ही ध्यान देना 180 m लिक्विड, ये लिक्विड, और ध्यान देना क्या होगा सॉलिड, लिक्विड है तो ये लिक्विड लाइन पे ध्यान देना, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा 180 m के इक्वल हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। अगर ध्यान देना वेपर प्रेशर वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसको तुम क्या बोलोगे कि वो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ध्यान देना अगर कोई सॉलिड है, अगर सॉलिड का वेपर प्रेशर ध्यान देना किसके इक्वल हो जाए, लिक्विड के वेपर, सॉरी गड़बड़ बोल दिया। जैसे इस 180 m पे ध्यान देना, ये यहाँ पे कौन सा लिक्विड और गैस था तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होगा लिक्विड है, तो लिक्विड ध्यान देना ऑब्वियस बात किसमें कन्वर्ट है सॉलिड में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट होता है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और प्रेशर भी रख लेना 4.58 mmHg होता है। तो ये तुम्हारा फेज डायग्राम का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रिपल पॉइंट कैसे निकालते हैं। तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन सा स्टेट होगा, तो तुम देखो ना 0.01 पे कौन सा ट्रिपल पॉइंट है। अगर मैं उससे नीचे आता हूँ तो कौन सा स्टेट मिलने वाला, केवल सॉलिड ही मिलने वाला, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे तो होगा, और मिलेगा क्या सॉलिड ही मिलने वाला, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता फेज डायग्राम था। फेज डायग्राम में ये समझ में आ रहा, वाटर का फेज डायग्राम, वाटर का फेज डायग्राम इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे ज़रूरत है, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में ध्यान देना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा होता है रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अब जैसे ही मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व बनाया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हो सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व कैसा होता है, इनफैक्ट ऐसे ही होता है। और तुम देख लो यहाँ भी बता सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे ये कर्व कैसा है, कर्वेचर नेचर ही तो ये कर्व, ये कर्वेचर नेचर ही तो है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व वाटर के लिए कैसा होगा, ऐसे ही होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे है सॉल्वेंट का तुमने किया, वेपर प्रेशर बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, 180 m डिफाइन किया था, जैसे 180 m पे पहुंचा, ऐसे ध्यान देना यहाँ 180 m पहुंचा, वहाँ पे क्या डिफाइन हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या होगा टी नॉट बी। तो टी नॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इधर टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, बी रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट को, और नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड मतलब प्योर को। तो टी नॉट बी क्या रिप्रेजेंट करता है प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब क्या है तुमने नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, मतलब सॉल्वेंट ऊपर है तो हर केस में क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा डिक्रीज ही करेगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो फिर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या करेगा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही 180 m के इक्वल होगा, जैसे क्या होगा ध्यान देना 180 m के इक्वल होगा, तो वहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे नीचे खींच के क्या यूज कर लेंगे उसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो टी बी क्या होगा ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और साफ पता चल रहा है टी बी इज ग्रेटर देन क्या टी नॉट बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बढ़ गया है। और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये समझ में रहा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो रहा है कि सिंपल तो हमारे पास सॉल्वेंट था, तो तुमने क्या किया उसको 180 m के आसपास ले जाके वहाँ पे तुमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट निकाल लिया। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो सके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो सके। फिर वहाँ पे हमने क्या किया था टी बी कैलकुलेट कर लिया, और थोड़ा सा ध्यान से देखा तो टी बी क्या है मेरा ग्रेटर देन टी नॉट वी आया, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है एलिवेट हो चुका है। जैसे यहाँ पे डेल्टा टी बी की बात करते हैं तो डेल्टा टी बी क्या होगा टी बी माइनस टी नॉट, ये तुम्हारा ध्यान फर्स्ट तुम्हारा फॉर्मूला, इनफैक्ट ध्यान रहा अब जितने ही पढ़ने आगे सभी में क्या होगा तीन तीन फॉर्मूला आएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी की बात करते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा ध्यान देना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल मेथड। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करूँ समझाने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ गया, तो मैं इंट्रॉपी का यूज़ करूँगा, एस वेपर लिया, एस सॉल्वेंट लिया, एस सॉल्यूशन। एस का रिप्रेजेंट करता है इंट्रॉपी ऑफ वेपर को, एस सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करता है इंट्रॉपी ऑफ सॉल्वेंट को, एस सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है इंट्रॉपी ऑफ सॉल्वेंट।
इधर मैंने इंट्रॉपी लिया और 3 लाइन बनाया। अब 3 लाइनों में ध्यान देना, इंट्रॉपी किसकी ज्यादा होगी, वेपर है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में, सॉल्यूशन भी लिक्विड फॉर्म में है, वेपर क्या गैसेस फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रॉपी ऑफ वेपर सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं सॉल्वेंट है और सॉलिड है, तो इसका एंट्रोपी किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान देना सॉल्यूशन का एंट्रोपी क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का एंट्रोपी क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशन में पढ़ा था, जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सॉल्वेंट मान लो 100 मॉलिक्यूल्स है, तुमने 50 मॉलिक्यूल सॉलिड का डाल दिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, बढ़ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन से वेपर में जा रहे थे, सॉल्यूशन से वेपर में जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस सॉल्यूशन, एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से जो वेपर में जा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एस सॉल्वेंट। तो डेल्टा एस सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट वेपराइजेस। डेल्टा एस सॉल्वेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट वेपराइज। कहने का मतलब डेल्टा एस सॉल्वेंट कैसा होगा, एंट्रोपी चेंज इन सॉल्वेंट क्या डिफाइन होगा, कि जब 1 मोल सॉल्वेंट किस में हो जाए, वेपराइज हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण जो भी उस प्रोसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्रोपी चेंज इन सॉल्वेंट। एंट्रोपी चेंज इन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन वेपराइज। तो ये दोनों टर्म समझ में आ रहा है सभी को। अब होता क्या है, डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस वेपराइजेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एस वेपराइजेशन का ध्यान देना एक फॉर्मूला होता है, जब थर्मोडाइक्स पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपर कैलकुलेट करने का, वेपराइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और होता है क्या, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन इज सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के डेल्टा एच वेपराइजेशन सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने वेपराइजेशन क्या बोला कि 1 मोल लिक्विड को ध्यान देना वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो 1 मोल लिक्विड की बात करता, मान लो सॉल्वेंट कितना था, 1 था। सॉल्वेंट कितना था, 1 था। अगर तुमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, नॉन वोलेटाइल ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, नॉन वोलेटाइल एनवीएस में शॉर्ट फॉर्म में इसको एनवीएस लिख देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया तो मैंने सॉलिड ऐड किया, लिक्विड ऐड नहीं किया। तो ध्यान देना, चाहे मैं सॉल्वेंट को ध्यान देना वेपर में कन्वर्ट करूँ या चाहे मैं सॉल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करूँ, इन द एंड वेपर में कन्वर्ट कौन होगा, हमेशा सॉल्वेंट ही कन्वर्ट होगा। तो दोनों में सॉल्वेंट क्या सेम ही है, और दोनों में सॉल्वेंट सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना उनका डेल्टा एच वेपराइजेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए ध्यान देना यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो क्या है, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होता है, सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। इसको रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हो, ध्यान देना इन द एंड तो क्या हो, वेपराइज होगा, सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा। इसलिए दोनों का डेल्टा एच क्या होगा, सेम होगा। डेल्टा एच सॉल्यूशन की बात करते हो डेल्टा एच वेपरेशन बाई टी बी, डेल्टा एच सॉल्वेंट की बात करते हो डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच वेपरेशन बाई क्या होगा, टी नॉट बी। और हमें पता है, ध्यान देना, डेल्टा टी एस, टी एस ऑफ सॉल्वेंट क्या है, साफ ऊपर देख के पता चल रहा है कि सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो इसको, कहाँ गया, इसमें देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करो, सॉल्यूशन की बात करो, कौन ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। जनरल अगर डेल्टा एस सॉल्वेंट ज़्यादा है, डेल्टा एस सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो क्या हो जाएगा, टी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, टी नॉट बी। तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ध्यान देना, हमें पता चल रहा है कि जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा। अब हम लोग मोलिटी वाला जो एक्सप्रेशन होता है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे वही कहानी लिखा, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स टू अ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है, एज ए रिजल्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन के लिए लिखवा दिया हुआ है। Experimentally, it has been observed that for non-electrolyte non-volatile solid, the elevation in boiling point is directly proportional to molality। मैं बार बार बोलता आ रहा था कि जितने भी qualitative properties होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलिटी। डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या होगा, एम। डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या होगा, के बी इंटू मोलिटी। के बी क्या होता है, ध्यान देना, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एम इज मोलिटी, के बी क्या है तुम्हारा, एक यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। के बी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, के बी केवल किस पे डिपेंड करता है, ध्यान देना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, इससे सॉलिड से कुछ लेना देना नहीं है। तो लिखा हुआ है
Kb is a constant known as molar elevation constant or Euler-Scopic constant. It is a characteristic constant of solvent, not solution. It is independent of temperature. तो समझ में आ रहा है, Kb में अगर चेंज करना है तो मुझे हर हाल में क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। फॉर मोर देन वन सॉलिड के लिए हम लोग जैसे डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या, Tb1 डेल्टा Tb2 डेल्टा Tb3, डेल्टा Tb क्या, Kbm1 Kbm2 Kbm3। तो समझ में आ रहा है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, सॉरी, बहुत सारे अगर सॉलिड्स होंगे तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू आई इंटू के बी इंटू मिल टी। अगर ध्यान नॉन इलेक्ट्रोलाइट था तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या था, के बी इंटू मोलिटी था। पर ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू मोलिटी। अगले क्लास में ध्यान देना हम लोग यूबलेस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जो भी पढ़ा है तो देख लो कैसा लगा। अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान देना तुरंत बाद में, तुरंत जैसे जो तुम्हारा टाइमिंग होता है उस स्लॉट में पूछ लिया करो, इंतजार मत किया करो। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं जो पता ही नहीं चल रहा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ध्यान देना लॉकडाउन में तुम नहीं पढ़ रहे हो और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, और तुम बस चुपचाप बैठे हुए हो, या तुम अपना कुछ भी कहो, तुम अपना बोल रहे हो कि सर स्कूल में ऐसा हो जाता है, स्कूल में वैसा हो जाता है। तो ध्यान देना अगर स्कूल का ड्रामा रोना है तो रोते रहो, आईटी एनआईटी कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल तुम ये क्या कहते हैं, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पढ़ना। अगर कुछ करना चाहते हो तो सही टाइम पे लेक्चर देखो, जितने मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने मैं सीट डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ो, और आईटी चले जाओगे, एनआईटी चले जाओगे। नहीं तो फिर अपना ड्रामा करना है तो करो, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑफलाइन नहीं आ रहा हूँ। ऑफलाइन नहीं आ रहा हूँ तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। ऑनलाइन तुम मेरे से डाउट नहीं पूछ रहे हो तो साफ पता चल रहा है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि ध्यान देना अभी कोरोना वायरस का ड्रामा चल रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। अबे तुम नहीं पढ़ रहे हो, कोई ना कोई पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वही आगे निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे पहले तुम 11th में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ो, एक सब्जेक्ट को मत पढ़ो, ये बोलूँगा मैं। चलो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। चलो बाय।